Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to understand the basic C program structure. This is the third video of the C programming series. So without wasting any time, let's start. So guys, यहाँ पर मैंने C_structure.e के नाम से एक फाइल सेव कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है. सो गाइज अब हम देखते हैं कि ये stdio.h और ये int main क्या होता है. सो अभी हमने जो कोड देखा उसमें हमने पहले लाइन में लिखा था #include stdio.h. सो व्हाट इज stdio.h? सो stdio.h इज अ हेडर फाइल. सो हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसमें एक हेडर फाइल होता है. जैसे HTML में HTML हम लिखते हैं, C++ में जो हमारा हेडर फाइल होगा #include iOS stream होगा. सो हर एक लैंग्वेज की एक हेडर फाइल होते हैं. व्हाट इज हेडर फाइल? सो जो हमारा हेडर फाइल होता है उसमें जो भी इनपुट और आउटपुट फंक्शन होता है वो हेडर फाइल में स्टोर होता है. सो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा हेडर फाइल है वो एक कंटेनर है और उसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर है प्रोग्राम के जो भी फंक्शंस है. एंड stdio.h स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट. एंड इन द नेक्स्ट लाइन हमने जो देखा था गाइस, int main. सो व्हाट इज दैट main thing? So main and brackets is a function. A function is nothing but a container for a set of statement. In a C program, there can be multiple functions. So जैसे हम प्रोसीड्स करेंगे एडवांस टॉपिक के तरफ, हम एक फंक्शंस टॉपिक पढ़ेंगे. सो हम वेरियस फंक्शंस खुद भी बना सकते हैं और सी प्रोग्रामिंग में और भी फंक्शंस पहले से ही हैं, बट अब के लिए अब हम मेन फंक्शन पर फोकस करते हैं. टू बिगिन विथ, we could concentrate only on those programs which have only one function. The name of this function has to be main. It cannot be anything else. So guys, this is very important. हर कोड में आप देखोगे तो int main and then हमारा जो curly brackets होता है वो आपको दिखेगा ही. So all the statement that belongs to the main are enclosed within a pair of braces as we have seen while coding. ये हमने कोड करते समय देख ही लिया था कि मैं int लिखता हूँ, main लिखता हूँ और फिर मैं curly brackets के अंदर जो भी मेरा कोड या एल्गोरिदम है वो लिखता हूँ. So it usually controls program execution by directing the calls to other functions in the program. So आप इसे ऐसा समझ सकते हो, जो हमारा मेन फंक्शन है हमारे जो प्रोग्राम में दूसरे फंक्शंस है उसे कॉल करता है, उसे डायरेक्ट करता है, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट करता है. कमेंट्स इन सी. Comments are used in C program to clarify either the purpose of the program or the purpose of some statement in the program. So basically जैसे आप अपने कोडिंग के जर्नी स्टार्ट करोगे ऐसे काफी सारे कोड हो गए जिसको कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा. सो कमेंट्स इसी के लिए यूज होता है गाइस. मैं यूजुअली इसे यूज करता हूँ एज अ रिमाइंडर और राइटिंग रीजन बिहाइंड द कोड फॉर रिवीजन पर्पस. सो अब हम वो देखते हैं कि मैं कैसे यूज करता हूँ इसे. सो हम कमेंट कैसे लिखते हैं. सो कमेंट ऐसा लिखा जाता है गाइस, हम बैकस्लैश देते हैं, फिर हम एस्टेरिस्क देते हैं और फिर हम जो भी हमें कमेंट करना है वो हम कर देंगे और फिर उसे हम क्लोज कर देंगे बाय फर्स्ट पुटिंग एस्टेरिस्क एंड देन बैकस्लैश. तो जिसे पता नहीं एस्टेरिस्क क्या होता है, ये जो आप स्टार सिंबल देख रहे हो उसे ही हम कहते हैं एस्टेरिस्क. सो पहले हम देंगे बैकस्लैश देन स्टार और फिर हम जो हमारा कमेंट लिखना है वो, और फिर हम जब एंड करेंगे पहले देंगे एस्टेरिस्क एंड देन बैकस्लैश. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट कमेंट गाइस. और इसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं. सो सिंटैक्स का मतलब क्या है हम आगे पढ़ेंगे. सो एनी नंबर ऑफ कमेंट्स कैन बी रिटन एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल, अ कमेंट कैन बी रिटन बिफोर द स्टेटमेंट, आफ्टर द स्टेटमेंट और विद इन द स्टेटमेंट. सो गाइज आप कितने भी n नंबर ऑफ कमेंट्स लिख सकते हो. सो आपका जो कमेंट है वो आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपके पेज आपके रेफरेंस के लिए स्टोर होगा आपके प्रोग्राम में. बाय यूजिंग डबल बैकस्लैश वी कैन राइट सिंगल लाइन कमेंट्स. सो आपको अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है आप डबल बैकस्लैश लिखोगे, फिर आपको जो भी कमेंट करना है वो आप करोगे. बट जैसे आप एंटर दबाओगे सो उसके बाद आप कोड नहीं कर सकते हो. बट if you are using this format for writing comment, you can write multiple lines comment. So guys, comment हम कुछ ऐसे करते हैं, हम बैकस्लैश डालेंगे यहाँ पर, फिर एस्टेरिस्क और फिर एस्टेरिस्क देन बैकस्लैश. सो इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट हो जाएगा. सो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज अ कमेंट, से हमारा कमेंट हो गया. और अगर मैं एंटर दबाऊँ सो मैं दूसरे लाइन में भी कमेंट कर सकता हूँ. सो जैसे कि मुझे अगर लिखना है कि दिस कोड इज अ सिंपल सी कोड फॉर सम ऑफ गिवन टू नंबर्स. से यहाँ पर मैंने एक कमेंट डाल दिया. और जो हमने पढ़ा था अगर मैं डबल बैकस्लैश डाल के कोई कमेंट लिखूंगा सो वो सिंगल लाइन कमेंट होगा. सो अगर मैं जैसे ही यहाँ पर लिखूं दिस इज अनदर कमेंट
और अगर मैं जैसे ही एंटर दबाऊं और कुछ लिखूं, क्योंकि डबल बैकस्लैश अलाउस ओनली टू कोड अ सिंगल लाइन कमेंट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कमेंट रिवीजन पर्पस के लिए यूज करता हूँ। सो अगर मुझे चाहिए कि मैंने यहाँ पर एक सम करके वेरिएबल बनाया, सो मुझे चाहिए कि जब मैं ये कोड रिवाइज करूँ तो मुझे ये याद रहे कि मैं सम एक वेरिएबल बनाया था। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आई हैव क्रिएटेड वेरिएबल नेम सम। सो इससे होगा क्या कि मुझे याद रहेगा कि मैंने एक वेरिएबल सम बनाया था जिसमें कि मैंने जो दो इंट लिए थे n1 और n2 उनको सम करके मैंने प्रिंट किया। प्रिंट एफ एंड इट्स पर्पस। C does not contains any instruction to display output on the screen. So guys, ये आपने देखा होगा, अगर आप बिना printf लिखे अपना int कीवर्ड लिख दिया, आपने कोई इंटीजर दे दिया और फिर आपने एडिशन कर दिया उसका और आपने रन किया पर आपका आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि C प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई एक अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है टू डिस्प्ले द आउटपुट। सो अगर हमें कुछ आउटपुट देना है तो हमें printf फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। So to able to use the printf function, it is necessary to include hashtag include at the beginning of the program. So आप देखे होंगे जितने भी हम आगे आने वाले कोर्स में और अब तक हमने जितने भी कोर्स देखे हैं उसमें हम hashtag include और फिर जो हमारा फंक्शन जैसे stdio.h वो लिख रहे हैं। So it is very important to include hashtag include at the beginning of the program. So अब हम देखते हैं what is format or you can say syntax for using printf. So what is syntax guys? So the arrangement of the words to create a well formed sentence in a language. So अगर हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझना चाहे, सेकेंड लाइन में यहाँ पर लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो भी हमारा स्ट्रक्चर हो या फिर फॉर्मेट आप कह सकते हो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द जनरल फॉर्म ऑफ द प्रिंटफ फंक्शन इज, हम प्रिंटफ लिखेंगे फिर हम ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख देंगे, जो कि हमारा जो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होगा वो हमारा कोटेड होगा और फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स हमें आउटपुट देना है। सो जो भी वेरिएबल्स हमें यूज करना है ऐसा आउटपुट हम वो लिखेंगे। गाइस दिस कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग बट हम कोड करते समय अच्छे से समझेंगे इसे एंड आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। सो हमने देखे थे 3 तरह के वैल्यूज होते हैं, इंटीजर वैल्यूज, रियल वैल्यूज एंड कैरेक्टर वैल्यूज। सो अगर हमें रियल वैल्यूज यूज करना है आउटपुट के लिए हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे %f का, और अगर हमारा जो इंटीजर वैल्यू हमें प्रिंट करना है then we will use %d and %c for character values. So assigning variables and their usage. हमने printf में देखा था हमें फॉर्मेट स्ट्रिंग और एक वेरिएबल्स का यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं और printf में हम यूज कर सकते हैं। So assigning variables. So any variable used in the program must be declared before using it. So this is very basic common sense guys. अगर आप वेरिएबल असाइन ही नहीं करोगे तो आप उसे यूज कैसे कर पाओगे। So इसके लिए आपको एक कीवर्ड, उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल का आपको नाम लिखना है वो आप लिखोगे, आप उसे असाइन करोगे, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। अब हम देखते हैं printf कैसे लिखते हैं हम। सो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है द सम ऑफ 2 ages is एंड देन %d। सो ये हमारा जो %d है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया and we know %d is a format string for int. So जैसा कि हमने यहाँ पर दोनों int यूज किया है इसके लिए मैंने यहाँ पर %d का यूज किया। अगर मैं यहाँ पर int के जगह float का यूज किया होता तो यहाँ पर मैं %d के जगह %f का यूज किया होता। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोटेशन मार्क्स के अंदर द सम ऑफ द 2 ages is, देन मैंने %d लिख दिया और फिर ये जो हमारा %d है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया और फिर जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं ये मेरा हो गया वेरिएबल का नेम जो कि सम, और जो मैंने सम वेरिएबल असाइन किया है वो मेरा 2 इंटीजर का सम है जो कि है n1 और n2। सो अगर मैं इसे आउटपुट करूंगा सो हियर यू कैन सी यहाँ पर आ रहा है द सम ऑफ द 2 ages is 38। सो हमारा जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है आप डायरेक्ट यहाँ पर सम नहीं लिख सकते हो। जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो बताएगा हमारे कंपाइलर को कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर के लिए यूज किया गया है और जो हमारा वेरिएबल है वो हमने इंट कीवर्ड से असाइन किया गया है। सो जो ये सम का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर, हमने अब तक तो आउटपुट देना था पर अगर हमें खुद से कुछ इनपुट देना अपने प्रोग्राम में तो हम कैसे दे सकते हैं, वो हम दे सकते हैं बाय यूजिंग scanf फंक्शन। रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर इज अचीव्ड बाय scanf and then brackets function. This function is a counterpart of the printf function. So printf जो है वो scanf का एक काउंटर पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि printf outputs the value of the screen
whereas scanf receives them from the keyboard. And this is the very important note, guys. We have to use ampersand before the variables in the scanf function because it is necessary, guys. हमने printf function में यूज करते समय देखा था कि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख रहे फिर हम वेरिएबल्स का नाम दे दे रहे, बट scanf में हमें ampersand का यूज करना पड़ेगा, गाइस. वो क्यों? क्योंकि ampersand is an address of operator. It gives location number, or in programming term you can say address, used by the variable in memory. So आपको अगर नहीं पता है, हम जो भी कोड करते हैं वो हमारे एक मेमोरी में स्टोर होता है. और आपने देखा भी होगा जब हम कोड को अपने रन करते हैं तो एक .exe एक्सटेंशन के नाम से एक फाइल रन होता है. सो इससे हमें पता लगता है कि जो भी हम कोड कर रहे हैं वो एक मेमोरी में जाके एलोकेट हो रहा है. सो मेमोरी से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, हमें एक आउटपुट चाहिए. सो उसके लिए हमें एक एड्रेस, उसकी जो लोकेशन है उसकी जरूरत होगी. सो इसके लिए हम एक एम्परसेंड यूज करते हैं जो कि हमारा ऑपरेटर का एड्रेस पता करता है. सो लेट्स कोड अ सिंपल कोड वेयर वी गिव अ इनपुट एंड प्रोग्राम गिव्स अस आवर आउटपुट. सो लेट्स कोड इट, गाइस. सो गाइस अब हम एक सिंपल सा एक कोड करते हैं जिसमें कि हम यूजर से 2 नंबर लेंगे, फिर हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा वो 2 नंबर्स का सम. सो यहाँ पर मैं एक कमेंट कर देता हूँ. सो गाइज यहाँ पर मैंने एक कमेंट कर दिया. सो सबसे पहले हम लिखते हैं इंक्लूड. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हैश इंक्लूड और फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर stdio.h और उसके बाद हम लिखते हैं इंट मेन. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स दे दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न 0 सेमीकोलन और यहाँ पर मैं एक स्पेस क्रिएट कर दूंगा. हम लेंगे यूजर से 2 नंबर, तो 2 नंबर लेने के लिए हमें 2 वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा. सो इसके लिए मैं यहाँ पर इंट ए ले लूंगा एक और एक इंट बी ले लूंगा और सेमीकोलन से यहाँ पर अगर जैसी लाइट ब्लू कलर होगा हियर यू कैन सी हमारा जो वेरिएबल है वो असाइन हो चुका है. सो अब हम हमारे प्रोग्राम से एक लाइन प्रिंट करवाएंगे जो कि होगा ये एंटर 2 नंबर्स कोलन और यहाँ पर मैं इसे डबल कोटेशन और यहाँ पर मैंने इसे कोट कर दिया. सो सेमीकोलन. सो लेट्स सेव इट. अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट अब तक कितना आ रहा है. सो यू कैन सी एंटर 2 नंबर और ये कोड हमारा जो है वो क्लोज हो गया क्योंकि इसके आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं है. तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें इनपुट चाहिए यूजर से हमें स्कैन एफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्कैन एफ ब्रैकेट्स और जैसा हमने पढ़ा था कि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे. सो यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख दूंगा %d कॉमा %d और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा $a एंड $b. सो लेट्स सेव इट. सो हियर यू कैन सी गाइज यहाँ पर मैंने लिखा क्या है. हमने जैसा पढ़ा था हमें कोटेशन मार्क्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा कीवर्ड के साथ मैच हो. जैसे इंट लिखा है मैंने यहाँ पर तो %d आएगा. अगर यहीं पर मैंने फ्लोट लिखा होता तो %f आता. ये मैंने 2 %b दे दिया. जो पहला %d होगा वो रेफर करेगा हमारा जो फर्स्ट वाला इंटीजर है जो हमने यहाँ पर लिखा है a और जो दूसरा %d हमने जो यहाँ पर लिखा है वो रेफर करेगा जो हमारा दूसरा इंटीजर है b. और यहाँ पर मैंने एंड डाल दिया जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो हमारे मेमोरी में जाकर उसका एड्रेस लेगा. और इसके बाद हम एक सम करके वेरिएबल असाइन करेंगे जो कि होगा a प्लस b. सो लेट्स सेव इट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर दिखा रहा है आइडेंटिफायर सम इज अनआइडेंटिफाइड. ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सम एक वेरिएबल असाइन करने से पहले कोई कीवर्ड लिखा ही नहीं है. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंट. सो लेट्स सेव इट. सो हियर यू कैन सी यहाँ पर इंट और उसके बाद जो वेरिएबल हमने लिखा है सम वो असाइन हो चुका है. सो अब हमें बस प्रिंट करना है फिर से. सो अब हमें अपना बस एक जो हमारा फाइनल स्टेप होगा हमें 2 नंबर जो हम यूजर से लेंगे उसका सम आउटपुट करना है. सो कैसे होगा? हम printf लिखेंगे और फिर हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देंगे द सम ऑफ 2 नंबर्स इज कोलन. यहाँ पर मैं लिख दूंगा %d फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर इंट और यहाँ पर मैं कॉमा डालकर लिख दूंगा सम.
सेमीकोलन यहाँ पर, लेट्स सेव इट। सो अब हम रन करते हैं अपना आउटपुट गाइज। और अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो और यहाँ पर ये रन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सो सिंपली आप जाकर यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाकर कोड रनर टाइप करोगे, सो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, आप इससे रन कर सकोगे अपना कोड। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, सो आप ये कर सकते हो। अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन आएगा। और गाइज यहाँ पर मैंने एक स्मॉल मिस्टेक कर दिया। अब अगर आप दो वेरिएबल्स का एड्रेस ले रहे हो, सो जो हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके बीच में कॉमा नहीं आएगा। सो यहाँ पर मैंने %d स्पेस %d लिख दिया। उसके बाद अगर हम एड्रेस लेंगे वेरिएबल का, सो यहाँ पर कॉमा आएगा %a एंड कॉमा सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू आर गिविंग टू द scanf और printf फंक्शन। सो लेट्स सेव इट। सो जैसे मैं यहाँ पर रन कोड पर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पर आ रहा है एंटर 2 नंबर्स। सो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 8 और 7, और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, हियर यू कैन सी द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 15। सो गाइज दिस वाज अ सिंपल कोड। इसमें हमने समझा कि हम printf कैसे लिखते हैं, हम scanf का यूज कैसे करेंगे, एंड आई होप कि आपको कोडिंग का थोड़ा फील आया होगा अब तक। एंड जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे आगे, हम बेसिक्स एंड एडवांस लेवल के सम देखेंगे। सो इन दिस वीडियो गाइज वी हैव लर्न द बेसिक C प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। जितने भी टर्म्स हम यूज करते हैं, हम उसे समझे कि वो टर्म्स का यूसेज क्या और हम उसे यूज करना नेसेसरी है या नहीं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, 9 to 10 प्रॉब्लम, जो कि आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे। और हम कोड करते समय हम बेसिक से एक कोड नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है हम वो भी पढ़ेंगे गाइज। So if you like today's video, make sure to like, share and subscribe. Till then, take care, be safe, practice daily और मिलते हैं हम अब